दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झगड़ा कहाँ पर है और वो कौन सी ऐसी ज़मीन है जिसके लिए हज़ारों सालों से लड़ाई चल रही है, जहाँ पर इतिहास, धर्म, राजनीति और ताकत सब कुछ मिलकर एक ऐसा मसला बना देते हैं जिसे पूरी दुनिया आज तक सुलझा नहीं पाई है। यही है इस्राइल और फ़िलिस्तीन की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं लाइफ राइटर चैनल, जहां हम आपको दुनिया की गहरी और सच्ची कहानियां सुनाते हैं, ताकि आपको सिर्फ जानकारी ही न मिले बल्कि सोचने का एक नया नज़रिया भी मिले। तो चलिए अब चलते हैं समय की उस लंबी यात्रा पर जहां से इस्राइल की कहानी शुरू होती है, जहां से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। आज का इस्राइल रातों रात बना एक देश है और इसकी जड़ें हज़ारों साल जोड़ी जाती हैं। जब प्राचीन यहूदी ज्यूज कौम ने इस ज़मीन को अपनी प्रॉमिस्ड लैंड कहा था। अगर हम पुराने रिलीजियस टेक्स्ट देखें तो यहूदी मानते थे कि ये ज़मीन यानी जेरूसलम और उसके आसपास का इलाका उन्हें खुदा ने दिया था। उस वक्त इस जगह को कैनन कहा जाता था। यहाँ अलग अलग कबीलों का राज चलता था और यहूदी लोग इसे अपनी होली लैंड मानकर यहाँ सेटल होते गए। लेकिन दोस्तों, इतिहास कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। इस जमीन पर कई बार आक्रमण हुए। मिस्र, इजिप्ट, बाबुल, बेबीलोन, यूनान, ग्रीस, रोम हर बड़ी ताकत ने यहाँ कब्जा किया। जब रोम ने यहाँ अपना कंट्रोल लिया तो यहूदियों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें या तो ईसाई बनने पर मजबूर किया गया या फिर यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। यही वो समय था जब लाखों यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। इसको ज्यूइश डायस्पोरा कहा जाता है। अब सोचिए, जब किसी कौम को किसी जगह से हटा दिया जाए तो उसके दिल में जहर घुलने लगता है, उसके अंदर नफ़रत की आग जलने लगती है। उनको निकला इसलिए नहीं जाता कि वो यहूदी थे, बल्कि निकला इसलिए जाता था कि वो जहाँ जाते वहाँ पर जुल्म, बगावत और लोगों को उनके लीडर यानी मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ भड़काते थे। और कुछ साल तक यहूदी अलग अलग देशों में रहते रहे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश जिंदा रही कि एक दिन वो वापस लौटेंगे अपनी प्रॉमिस्ड लैंड में। दूसरी तरफ जब यहूदी बिखर रहे थे तो इस ज़मीन पर रहने वाले लोग, जिनमें अरब, मुसलमान, ईसाई और दूसरे कबीले शामिल थे, वो यहीं सेटल हो गए। यही लोग धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस कहलाए। समय आगे बढ़ता गया और ये इलाका अरब साम्राज्य का हिस्सा बन गया। फिर ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी सल्तनत ने यहाँ राज किया और लगभग 400 साल तक ये पूरा इलाका ऑटोमन कंट्रोल में रहा। उस दौरान यहूदियों की कोई अलग पहचान नहीं थी, क्योंकि उनका अधिकांश हिस्सा यूरोप और रूस में बस चुका था यहूदियों के मानने से। लेकिन 19वीं सदी आते आते हालात फिर बदलने लगे। यूरोप में यहूदियों को उनके कर्म की सज़ा दी जाने लगी। रूस और जर्मनी में तो उनके खिलाफ दंगे होते थे, उनकी बस्तियां जलाई जाती थीं और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। यहूदियों के लिए यह सबसे मुश्किल दौर था। इसी माहौल में यहूदियों के अंदर एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे कहा गया ज़ायोनिज़्म। ज़ायोनिज़्म का मतलब था यहूदियों का एक ऐसा आंदोलन जिसमें वो अपनी पुरानी ज़मीन पर वापस जाकर एक नया देश बसाना चाहते थे। इसका नेतृत्व किया थियोडोर हर्ट्ज़ नाम के एक यहूदी नेता ने। हर्ज़ल ने कहा कि जब तक यहूदियों का अपना देश नहीं होगा तब तक दुनिया में उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। अब सवाल ये था कि ये देश बनेगा कहाँ। ज़ायनिस्ट मूवमेंट की नज़रें उसी प्रॉमिस्ड लैंड पर थीं, यानी पैलेस्टाइन पर। लेकिन उस समय पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। 20वीं सदी की शुरुआत में हालात और पेचीदा हो गए। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। ऑटोमन एम्पायर हार गया और ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान 1947 में ब्रिटेन ने एक बहुत अहम बयान दिया, बैलफोर डिक्लेरेशन। इसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यहूदियों को पैलेस्टाइन में नेशनल होम बनाने का हक दिया जाएगा। अब सोचिए यह बयान कितना बड़ा था। एक तरफ पैलेस्टाइन में लाखों अरब मुसलमान रहते थे जिनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, और दूसरी तरफ ब्रिटेन कह रहा था कि यहाँ यहूदियों को जगह मिलेगी। इससे अरबों में गुस्सा फैल गया। वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते हालात और ख़राब हो गए। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों का ऐसा नरसंहार किया जिसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। लाखों यहूदियों को गैस चेम्बरों में जलाया गया, कैद करके मारा गया। दुनिया ने पहली बार इतनी बड़ी तबाही देखी। हॉलोकॉस्ट के बाद पूरी दुनिया को यहूदी कौम पर तरस आया। अब पश्चिमी देशों ने सोचना शुरू किया
कि यहूदियों को एक सुरक्षित जगह दी जानी चाहिए। और ये जगह कौन सी हो सकती थी? वही पुरानी प्रॉमिस्ड लैंड पैलेस्टाइन। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान बनाया। इसमें पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव था, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और एक हिस्सा अरबों के लिए। जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी घोषित करने का सुझाव दिया गया ताकि उस पर किसी एक का कब्जा न हो। यहूदियों ने इस प्लान को मान लिया, लेकिन अरब देशों और पैलेस्टीनियंस ने इसे पूरी तरह ठुकरा दिया। उनका कहना था कि यह उनकी पुश्तैनी ज़मीन है और इसमें किसी और को हिस्सा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर आया 1948। यहूदियों ने इज़राइल की आज़ादी का ऐलान कर दिया। डेविड बेन गुरियोन ने इज़राइल को एक नए देश के तौर पर घोषित किया। उसी दिन से अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान सबने मिलकर इज़राइल को मिटाने की कोशिश की, क्योंकि उसने दानमयी मिली ज़मीन को अपना देश बनाया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इज़राइल ने यह जंग जीत ली। यही था इज़राइल का जन्म। लेकिन इसके साथ ही लाखों पैलेस्टीनियंस को अपने घर छोड़ने पड़े। वो रेफ्यूजी बन गए, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट और गाज़ा स्ट्रिप में बस गए। इसे पैलेस्टीनियंस आज तक नकबा कहते हैं, यानी तबाही। दोस्तों, यही से असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। लेकिन यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। अगर आपको अब तक की ये कहानी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको हिस्ट्री की ये गहराई सुनकर मज़ा आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ राइटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियाँ मिलती रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 1948 के बाद हालात कैसे बदले, इज़राइल कैसे मजबूत हुआ और पैलेस्टीनियंस कैसे और ज़्यादा दबते गए। 1948 की जंग के बाद इज़राइल ने यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिए गए हिस्से से भी ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा किया, जबकि इजिप्ट गाज़ा स्ट्रिप पर थी। लेकिन पैलेस्टीनियंस को अपना कोई देश नहीं मिला। अब आप सोचिए, अगर किसी कौम से उसका घर छीन लिया जाए, वो रेफ्यूजी बन जाए, तो उसके अंदर गुस्सा कितना होगा। जैसे कि यहूदियों को कब्जा की हुई ज़मीन पर निकाले जाने के बाद भड़का करते थे। गुस्सा आने वाले सालों में और भी बड़े धमाकों की वजह बना। सबसे पहले आया 1956 का सुएज क्राइसिस। उस समय इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासर ने सुएज कनाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। कनाल का मतलब है सुएज नहर, मतलब सुएज कनाल उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड राउट शॉर्टकट थी। इसलिए जिसे भी इसका कंट्रोल मिलता, वो एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार और शक्ति पर पकड़ बना लेता। ये कैनल ब्रिटेन और फ्रांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहीं से उनका ऑयल सप्लाई जाता था। अब ब्रिटेन और फ्रांस को गुस्सा आया। उन्होंने इज़राइल के साथ मिलकर इजिप्ट पर हमला कर दिया। इज़राइल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और साइनाई पेनिनसुला में घुस गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका और सोवियत यूनियन के दबाव की वजह से इज़राइल को पीछे हटना पड़ा। हालांकि इस वॉर ने यह साबित कर दिया कि इज़राइल अब मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक बड़ी ताकत बन चुका है। इसके बाद आया सबसे बड़ा मोड़, 1967 की 6 डे वॉर। दोस्तों, ये वॉर सिर्फ 6 दिन चली, लेकिन इस वॉर ने पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा बदल ही दिया। इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया तीनों ने इज़राइल को मिटाने की तैयारी की थी, लेकिन इज़राइल ने पहले हमला कर दिया और सिर्फ 6 दिन में इजिप्ट से साइनाई पेनिनसुला और गाज़ा स्ट्रिप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम और सीरिया से गोलान हाइट्स छीन लिया। अब इज़राइल का साइज 3 गुना हो चुका था। सबसे बड़ा झटका पैलेस्टीनियंस को लगा, क्योंकि अब उनके पास कोई ज़मीन ही नहीं बची थी। वो वेस्ट बैंक और गाज़ा, जिन पर उनका हक माना जाता था, अब इज़राइल के कब्जे में चले गए। 1967 की इस हार के बाद अरब देशों को गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने अचानक इज़राइल पर हमला कर दिया। इसे यौम किपुर वॉर कहा जाता है, क्योंकि हमला यहूदियों के सबसे पवित्र दिन यौम किपुर के दिन हुआ था। शुरुआत में अरबों ने बढ़त बना ली, लेकिन धीरे धीरे इज़राइल ने अपनी ताकत दिखा दी और पलटवार करके अरबों को पीछे धकेल दिया। इन वॉर्स के बाद ये साफ हो गया कि इज़राइल सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बना है, बल्कि मिडिल ईस्ट में एक मिलिट्री पावर के तौर पर खड़ा हो चुका है। लेकिन पैलेस्टीनियंस का क्या? उनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। लाखों लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे। उन्हें अपनी ज़मीन पर वापस जाने का कोई हक नहीं मिला।
यही वो दौर था जब पैलेस्टीनियंस ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया। 1964 में पैलेस्टीनियंस ने पीएलओ बनाई। पीएलओ का मतलब है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी फ़लस्तीन मुक्ति संगठन। हिंदी में मतलब है फ़लस्तीन को आज़ाद कराने वाला संगठन। इसका मकसद था इजराइल को ख़त्म करना और पैलेस्टाइन को आज़ाद करना। पीएलओ के लीडर बने यासर अराफात। वो एक ऐसे सिंबल बन गए जो पैलेस्टीनियंस की आज़ादी की लड़ाई का चेहरा थे। पीएलओ ने शुरुआत में आर्म्ड स्ट्रगल अपनाई। उन्होंने गेरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया, इजराइल के खिलाफ हमले किए और पूरी दुनिया में पैलेस्टीनियंस की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इजराइल ने इसे टेररिज्म कहा और पीएलओ पर कड़ी कार्रवाई की। 1970 के दशक में पीएलओ लेबनान में बेस बनाकर बैठ गए, लेकिन इजराइल ने वहां भी हमला कर दिया और पीएलओ को टूनीसिया तक खदेड़ दिया। इस बीच पैलेस्टीनियंस के अंदर गुस्सा और बढ़ता गया। फिर आया 1987 जब पैलेस्टीनियंस ने अपनी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जिसे फर्स्ट इंटिफाडा कहा जाता है। इंटिफाडा का मतलब होता है अपराइजिंग यानी बगावत। गाज़ा और वेस्ट बैंक में हज़ारों पैलेस्टीनियंस सड़कों पर उतर आए। बच्चे पत्थर फेंकते थे, औरतें नारे लगाती थीं, नौजवान इजरायली सोल्जर्स का सामना करते थे। इजराइल ने इस इंटिफाडा को दबाने के लिए बहुत सख्ती की, गोलीबारी हुई, लोग अरेस्ट्स हुए और दुनिया ने पहली बार पैलेस्टाइन के दर्द को टीवी पर लाइव देखा। इंटिफाडा ने पूरी दुनिया की नज़र इस मसले पर डाल दी। अब हर कोई ये पूछने लगा कि पैलेस्टीनियंस को आखिर उनका हक कब मिलेगा। 1993 में एक और बहुत बड़ी घटना हुई, ऑस्लो अकॉर्ड्स। ये एक पीस अग्रीमेंट था जिसे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ और इजराइल के लीडर्स ने मिलकर साइन किया। पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर पैलेस्टीनियंस के अस्तित्व को मान लिया और पीएलओ ने भी इजराइल के अस्तित्व को मान लिया। ऑस्लो अकॉर्ड्स के तहत पैलेस्टीनियंस को गाज़ा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में अपनी अथॉरिटी चलाने का हक दिया गया। एक नया बॉडी बनाई गई, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। इसके लीडर बने यासर अराफात। ऐसा लगने लगा कि शायद अब इस कॉन्फ्लिक्ट का हल निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों इतिहास कभी इतना आसान नहीं होता। ऑस्लो अकॉर्ड्स पर दोनों तरफ से लोगों को भरोसा नहीं था। पैलेस्टीनियंस को लगा कि उन्हें बहुत कम ज़मीन दी गई है और इजराइल अब भी सेटलमेंट्स बढ़ा रहा है। वहीं इजराइल के अंदर भी कई लोग इसके खिलाफ थे। 1995 में तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन को एक इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ने मार डाला क्योंकि वो ऑस्लो अकॉर्ड्स को आगे बढ़ाना चाहते थे। यहीं से पीस प्रोसेस कमज़ोर पड़ने लगी। अब इसी दौरान एक नया ग्रुप उभर कर सामने आया, हमास। हमास गाज़ा में बेस्ड एक इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ऑस्लो अकॉर्ड्स को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना था कि इजराइल को मानना ही गलत है और पैलेस्टाइन को पूरी तरह आज़ाद होना चाहिए। हमास ने सुइसाइड बॉम्बिंग्स शुरू कर दी और इजराइल में बार बार हमले होने लगे। दूसरी तरफ इजराइल ने भी गाज़ा और वेस्ट बैंक में मिलिट्री कंट्रोल बढ़ा दिया। इससे पैलेस्टीनियंस का गुस्सा और भड़क उठा। साल 2000 में फिर से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, सेकेंड इंटिफाडा। इस बार अपराइजिंग पहले से कहीं ज़्यादा वायलेंट थी। पैलेस्टीनियंस ने इजराइल पर सुसाइड अटैक्स किए, गन बैटल्स हुए और इजराइल ने भी टैंक्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके पैलेस्टीनियंस को दबाने की कोशिश की। सेकेंड इंटिफाडा लगभग 5 साल चली और इसमें हज़ारों लोग मारे गए। गाज़ा और वेस्ट बैंक की हालत और भी ख़राब हो गई। दुनिया ने देखा कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स का मसला नहीं रह गया था, बल्कि लोगों की पीढ़ियों का फ्यूचर दांव पर था। 2005 में इजराइल ने गाज़ा से अपनी आर्मी और सेटलमेंट्स हटा ली, लेकिन गाज़ा पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ क्योंकि इजराइल ने उसके बॉर्डर्स, सी और एयर स्पेस पर कंट्रोल बनाए रखा। इसके बाद हमास ने इलेक्शंस जीते और गाज़ा पर पूरा कंट्रोल ले लिया। अब हालात ये हो गए कि वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीएलओ के कंट्रोल में थी और गाज़ा में हमास का कंट्रोल था, यानी पैलेस्टीनियंस खुद भी 2 हिस्सों में बंट गए। 2008, 2014, 2021 कई बार गाज़ा और इजराइल के बीच बड़ी वॉर्स हुई। इजराइल का कहना था कि हमास उस पर रॉकेट्स फेंक रहा है, इसलिए वो जवाबी हमला कर रहा है। वहीं हमास का कहना था कि इजराइल ने गाज़ा को घेर रखा है, जिससे लोग कैदियों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, वो मादर चोद इजराइल रंडी का बीज आज भी बेगुनाह लोगों को मार रहा है, जिसमें नौजवान, बूढ़े, औरतें
और सबसे ज़्यादा मासूम बच्चे भी है। मदर चौद साला सुअर नेतन्याहू। हर बार गाज़ा पर इजराइल की बॉम्बिंग से हज़ारों आम लोग मारे जाते हैं, बच्चों तक की जान जाती है और दुनिया भर में इसका विरोध होता है, लेकिन ये लड़ाई फिर भी रुकती नहीं। आज के हालात पर नज़र डालें तो इजराइल दुनिया की सबसे मजबूत आर्मीज़ में से एक है। उसके पास हाई टेक वेपन्स हैं और अमेरिका उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस अब भी अपनी आज़ादी और हक के लिए लड़ रहे हैं। गाज़ा एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन बन चुका है, जहां लोग बेसिक ज़रूरतों तक से वंचित हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार पीस टॉक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये मसला और उलझ जाता है। कभी सेटलमेंट्स का मुद्दा, कभी जेरूसलम का स्टेटस, कभी रेफ्यूजीज का सवाल, हर बार कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अब आप सोचिए, ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं है, ये इतिहास की भी है, ये रिलीजन की भी है, ये पॉलिटिक्स की भी है। यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है। लेकिन अब इस कहानी को यहीं ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस पूरी ऑडियो बुक नरेशन से कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर आपको लगा हो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लाइफ राइटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में हमें ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगली बार मैं आपकी कमेंट की हुई सजेशन पर ही एक नई कहानी लेकर आऊँगा। दोस्तों, दुनिया की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान अगर अपने डिफरेंसेस से ऊपर उठकर शांति से रहे तो शायद दुनिया की कई बड़ी लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं, लेकिन जब तक नफ़रत और लालच हावी रहेगा तब तक ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको एक और ऐसी कहानी सुनाने आऊँगा जो आपकी सोच को हिला देगी। तब तक के लिए अलविदा, और याद रखिए, नॉलेज ही सबसे बड़ी ताकत है।